तान्या बहुत खुश थी क्योंकि एक दिन बाद करवा चौथ का व्रत था। पहले उसके चेहरे पर आज तक इस व्रत को लेकर कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं दी, पर इस बार उसकी भाभी नीलम इस बात पर बहुत गौर कर रही थी। तान्या पिछले कई दिनों से करवा चौथ के बारे में अब तक कई सवाल जो कर चुकी थी। नीलम भाभी, आप पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर ये व्रत कैसे कर लेते हो? सचमुच मुझे तो इस बारे में सोचते हुए घबराहट होती है। क्या आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती? क्या हम एक घूंट भी पानी नहीं पी सकते? नहीं तान्या, ये व्रत निर्जल होता है। बाकी आजकल कुछ लोग इस व्रत में पूजा के बाद चाय, कोल्ड ड्रिंक, फल, फ्रूट वगैरह लेने लगे हैं, पर अभी तक मैंने तो शुरू नहीं किया है। माँ जी तो मुझे कई बार कहती हैं कि मैं पूजा के बाद कुछ चाय वगैरह ले लिया करूं, पर मेरा मन नहीं मानता। जब तक रख पा रही हूँ तब तक तो निर्जल व्रत कर ही लूंगी, उसके बाद जब हिम्मत नहीं होगी तब देखा जाएगा। और रही बात इस व्रत में प्यास न लगने की, तो फिर पूरा दिन घर के काम, फिर साज श्रृंगार वगैरह में दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए प्यास और भूख की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। और शाम के समय रात के खाने के पकवान बनाने के बाद तो बस चंद्रमा का इंतजार होता है। फिर चंद्रमा की पूजा करने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर एक अलग ही सुकून मिलता है। कुल मिलाकर ये व्रत मुझे बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये निर्जल व्रत करना। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम्हें तो अभी शादी के बाद इस व्रत को करना है। तुम अभी टेंशन मत लो। अब वो भाभी, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, आप मेहंदी लगवाने कब जाओगे? मैं सोच रही हूँ मैं भी अपने हाथों में मेहंदी लगवा लूं। तू क्या करेगी मेहंदी लगवा कर? अगर तूने मेहंदी लगा ली तो घर के कामों में हाथ कौन बटाएगा? अपनी भाभी को लगाने दे। कोई बात नहीं माँ जी, वैसे भी हमने रात को मेहंदी लगवाने जाना है, तब तक तो हम दोनों मिलकर सारा काम निपटा लेंगे। तान्या, तुम भी मेरे साथ चलना, दोनों ननद भाभी मिलकर मेहंदी लगवाएंगे। ठीक है भाभी, तो मैं आपके साथ रात के खाने की तैयारी करवा लेती हूँ। तान्या के हाव भाव देखकर नीलम को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने सोचा कि शायद हो सकता है वैसे ही शौक में तान्या ये सब कर रही हो, क्योंकि तान्या के लिए लड़का तो वो लोग ढूंढ रहे थे, पर अभी तक कोई अच्छा लड़का नजर में नहीं आया था। अगले दिन करवा चौथ का व्रत था। तान्या भी अपनी भाभी नीलम के साथ सरगी के समय उठ गई। क्या बात है तान्या, वैसे मैं देख रही हूँ तुम इस बार करवा चौथ को बहुत एंजॉय कर रही हो। हाँ भाभी, बस ऐसे ही। ये सब रिवाज और रस्में मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं। तान्या खिलखिलाकर हंसती हुई अपने कमरे में चली जाती है। करवा चौथ वाले दिन तान्या कुछ भी नहीं खा पी रही थी। ये देखकर नीलम को अब पूरा शक हो गया था कि कहीं न कहीं तान्या करवा चौथ का व्रत रख रही है। अरे तान्या, ये देख, गोलगप्पे लेकर आया हूँ आज, आजा तू भी खा ले। माँ आ जाओ, तुम भी खा लो। हाँ हाँ, आ रही हूँ। तान्या देख, तेरा भाई गोलगप्पे लाया है। मुझे भूख नहीं है, मैं रात को खाऊंगी। साहिल, मेरे लिए गोलगप्पे बचा देना, फ्रिज में रख दो। मैं रात को चंद्रमा की पूजा के बाद गोलगप्पे ही खाने वाली हूँ। तुम मुझे इस समय बहुत चिढ़ा रहे हो। ये गोलगप्पे देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। वैसे बहू ठीक ही कह रही है, तू ये रात को लाता। चल फ्रिज में रख देते हैं, बहू तुम रात में खा लेना। तान्या, तुम तो खा लो, तुम्हें तो गोलगप्पे बहुत पसंद है। मैं नहीं खा सकती, मेरा तो करवा चौथ का व्रत है, पर तुम तो खा सकती हो। तुम क्यों मना कर रही हो? हाँ भाभी, मुझे पसंद तो बहुत है, पर पता नहीं आज मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ खाने का। अब एक ही बार रात को ना आपके साथ ही खा लूंगी। आप भी तो भूखे हो ना, कोई तो आपका साथ देने वाला होना चाहिए। नीलम समझ चुकी थी कि सच में ही तान्या ने करवा चौथ का व्रत रखा है, और ये बात सामने आ ही गई। जब रात को चंद्रमा निकलने के बाद नीलम ने चंद्रमा की पूजा की और उसके बाद नीलम छत से नीचे आई तो उसने देखा तान्या अपने कमरे में किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। नीलम सब कुछ समझ गई। देखो मोहित, मैंने तुम्हारे लिए पूरा दिन करवा चौथ व्रत रखा है और तुम अब मेरा वीडियो कॉल उठा रहे हो। मैं सुबह से इंतजार कर रही थी, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना था। तुम जानते हो मैं तुम्हारा चेहरा देखकर इस व्रत को खोल सकती हूँ, ये इस व्रत के नियम होते हैं। और वैसे भी ये मेरा पहला करवा चौथ है, मैंने तुम्हारे लिए ये व्रत रखा है। सॉरी माय लव, क्या करूं, ऑफिस अब खत्म हुआ, बस तुरंत तुम्हें कॉल मिलाया। अच्छा ठीक है, तुम अपना व्रत खोल सकती हो, अब तो मुझे देख लिया। हाँ ठीक है, मैं पानी और मीठा लेकर आती हूँ, तुम यहीं होल्ड पर रहो। तान्या जैसे ही पीछे मुड़ती है तो नीलम वहीं खड़ी थी। सॉरी भाभी, मैं आपको बताना चाहती थी, पर भाभी मैं और मोहित एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपकी शादी में पहली बार मैं मोहित से मिली थी, जब भैया ने मोहित को इनवाइट किया था। मोहित साहिल भैया का बहुत क्लोज फ्रेंड है। बस इस तरह से मैं अपने और मोहित के बारे में किसी को कुछ भी बताने से बहुत डर रही थी, पर भाभी हम दोनों बहुत सीरियस हैं। मोहित मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैंने आज मोहित के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा है। प्लीज भाभी, मेरे और मोहित के लिए आप भैया से बात करोगे ना? मुझे तो बहुत डर लगता है, भैया को अगर पता चलेगा तो वो कहीं मुझ पर गुस्सा न करे। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी। और जहां तक मैं जानती हूँ मोहित बहुत अच्छा लड़का है, तो फिर इस रिश्ते में भला तुम्हारे भैया क्यों नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। मोहित अच्छा लड़का था,
इसलिए घर में सबने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। तान्या भी बहुत खुश थी कि वो जिससे सच्चा प्यार करती थी उसी के लिए उसने करवा चौथ का व्रत रखा और आज भगवान गणेश जी की कृपा से उसे मोहित के रूप में एक अच्छा जीवन साथी मिल गया। रेखा अपनी देवरानी अर्चना से बहुत जलती थी। इसका कारण था अर्चना की सुंदरता। अर्चना देखने में रेखा से ज्यादा सुंदर थी। पाए लागू माँ जी, कैसी तबीयत है अब? ठीक ही हूँ। अर्चना बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है। एक तू है बस हाल चाल पूछने आती है। कभी ये भी बोल दिया कर कि माँ जी मेरे घर रह लो कुछ दिन। माँ जी आप तो जानते हो 2 कमरे हैं मेरे घर में, जिसमें से एक कमरा मैंने अपने लिए रखा हुआ है और दूसरा कमरा मेहमानों के आने जाने के लिए। अब आपको तो पता है घर ही इतना छोटा है। बहू दिल बड़ा होना चाहिए। यहाँ भी कोई 4-6 कमरे नहीं हैं, 2 कमरों का ही घर है। पर अर्चना का दिल बहुत बड़ा है। खैर छोड़ो, कुछ काम था क्या? हाँ, वो करवा चौथ का सामान लेने जा रही थी तो सोचा आपसे पूछ लूं। आपको देने के लिए वही नमकीन बिस्किट ही खरीद लूं ना, वो तो आप खा ही लेती हो। हाँ जो मर्जी खरीद लो, मेरे तो इतने दांत नहीं है कि मैं इतना ज्यादा कुछ खा सकूं। अर्चना दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? हाँ, करवा चौथ की मेहंदी प्रतियोगिता के लिए वो मोहल्ले की सारी औरतें एक ग्रुप बना रही हैं। करवा चौथ की पूजा के समय वो मिसेस वर्मा है ना, उन्हें जज बनाया है। वो सबकी मेहंदी देखेंगी और जिसकी मेहंदी सबसे अच्छी होगी उसे उपहार मिलेगा। बाकी और भी उपहार है। पूरी बात तो अर्चना को ही पता है। ओह, तो करवा चौथ की मेहंदी लगाने की तैयारी हो रही है। ये अर्चना तो बड़ी चालू निकली, मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये तो पूरे मोहल्ले की हेड बनी फिरती है। अर्चना भी आ जाती है। उसके हाथ में करवा चौथ का बहुत सारा सामान था। नमस्ते भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, ये प्रतियोगिता कौन सी हो रही है मेहंदी लगाने की? कुछ नहीं भाभी, बस मेहंदी का डिजाइन जिसका सबसे अच्छा होगा उसे गिफ्ट मिलेगा। अब मैं वही सोच रही हूँ कि मार्केट में तो बहुत मेहंदी लगा रहे हैं, या तो खुद से ही लगा लेते हैं। मेरी तो वैसे भी बहुत अच्छी रच जाती है, तो कोन लाकर मैं खुद से ही लगा लूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो? मेरे होते हुए भला तू खुद क्यों लगाएगी? मैं चाहती हूँ मेरी देवरानी ये प्रतियोगिता जीते। और तू शायद भूल रही है, मैंने मेहंदी का कोर्स किया हुआ है। शादी से पहले शौक में सीख लिया था। तुझे बाजार में भीड़ भाड़ में भी लगवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरे हाथों में मेहंदी लगा दूंगी। क्या बात है, आज सूरज किधर से निकला है? आज तो तुझे अपनी देवरानी पर बड़ा प्यार आ रहा है। माँ जी, आपको मेरे बारे में गलत फहमी हो रही है। अर्चना मेरे लिए कोई पराई नहीं है, मेरी देवरानी है ना? भाभी आप मेरे लिए कितना सोचते हो, पर मेरी भी एक शर्त है। मैं तभी मेहंदी लगवाऊंगी जब आप मेरे साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लोगे। हम दोनों एक दूसरे को मेहंदी लगाएंगे। एक काम करो, मैं भी खाना बना लूंगी रात का समय से, और आप भी फिर यहीं आ जाना, तब हम मेहंदी लगा लेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कौन मैं खरीद लाऊंगी। ठीक है भाभी। रेखा अचानक से अर्चना पर इतना प्यार बरसा रही है, ये बात उसकी सास को हजम नहीं हो रही थी। ये रेखा बहू को क्या हो गया? इससे पहले तो कभी भी उसने इस तरह से अच्छा व्यवहार नहीं किया। आज तो वो तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रही थी। तो अच्छी बात है ना माँ जी, त्योहार के मौके पर वैसे भी लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता। भाभी का इस तरह का बदला हुआ नेचर देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। उधर रेखा कुछ और ही सोच बैठी थी। ऐसी मिलावट करूंगी मेहंदी में कि मेहंदी लगाने लायक हाथ नहीं रहेंगे। मेहंदी प्रतियोगिता में जीतने की सोच रही है, मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगी। रेखा खुद से ही मेहंदी खरीद कर लाती है और उसमें एक ऐसा केमिकल मिला देती है जिससे हाथों में खुजली हो जाए। 2 मेहंदी की कोन अलग कर देती हूँ। हाँ बस, अब ये मेहंदी लगाने के लिए ले जाती हूँ। जब उसके हाथों में मेहंदी लगाते हुए खुजली होगी तो वो अपने आप ही हाथों को धो लेगी और उसके हाथों में मेहंदी नहीं रचेगी, और मैं मेहंदी बाजार से लगवा लूंगी बढ़िया वाली, और मेहंदी प्रतियोगिता जीत जाऊंगी। रेखा मेहंदी की कोन बनाकर अर्चना के घर पहुंचती है। उसके हाथ में मेहंदी की 4 कोने थी। गिनती की बनाकर लाई है। तू भी रेखा बड़ी ही कंजूस है। माँ जी, आपको हर बार मेरे में नुक्स नजर आता है। अरे मैं अर्चना के लिए ज्यादा मेहंदी वाली लाई हूँ। एक काम करो अर्चना, ये 2 ज्यादा मेहंदी वाली मैं तुम्हें लगा देती हूँ, फिर तुम मुझे लगा देना। ठीक है भाभी, वैसे मुझे आपको कुछ दिखाना है, उसके बाद हम मेहंदी लगाएंगे। क्या दिखाना है? मैं अभी आई।
अर्चना के हाथ में कुछ उपहार थे। वो रेखा को देती है। भाभी, मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना है। मेरी अपनी तो कोई बड़ी बहन है नहीं। जब मैं शादी होकर आई तो आपके रूप में मुझे बड़ी बहन मिली। घर छोटा पड़ता था इसलिए हम लोग अलग हो गए, पर दिल से आप फिर भी मेरे करीब हो। पता नहीं, इस बार जब आपने मुझे मेहंदी लगाने के बारे में बोला तो लगा कि मेरी अपनी बड़ी बहन मुझे मेहंदी लगाने का बोल रही है, मेरे बारे में सोच रही है। मेरी बड़ी बहन चाहती है कि मैं ये प्रतियोगिता जीतूं, इसलिए कल बाजार गई थी तो आपके लिए ये लहंगा और कुछ श्रृंगार का सामान खरीद लाई थी। मैं चाहती हूँ आप करवा चौथ की पूजा में ये लहंगा पहनो, अपनी छोटी बहन की तरफ से ये छोटा सा करवा चौथ का उपहार। आपको कैसा लगा? रेखा देखती है कि अर्चना उसके लिए बहुत सुंदर लहंगा और बहुत ही प्यारा श्रृंगार का सामान लेकर आई है। रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जलन में आकर आज कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी। वो अर्चना को केमिकल मिली हुई मेहंदी लगा रही थी और एक तरफ अर्चना है जो उसे बड़ी बहन मानकर उसके लिए उपहार लेकर आई थी। रेखा अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा होती है और जानबूझकर वो दोनों केमिकल वाली मेहंदी की कोन छुपा लेती है। क्या हुआ भाभी, आपको ये उपहार पसंद नहीं आए? नहीं अर्चना, ये उपहार बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। तुम बहुत अच्छी हो अर्चना, बहुत अच्छी हो। अरे भाभी, क्या हुआ? आप तो इमोशनल हो गए। अरे अब जल्दी जल्दी हम मेहंदी लगाते हैं ना, हम दोनों देवरानी जेठानी ये इनाम जरूर जीतेंगे। अरे दो कोन कहाँ गई? पता नहीं, ये दोनों कोन ना खराब हो गई थी तो मैंने फेंक दी। एक काम करते हैं ना, मैं पहले तुम्हें लगा देती हूँ, फिर जब तुम्हारी सूख जाएगी तो तुम मेरी लगा देना। मैं पड़ोस की दुकान से दो कोन और खरीद लाती हूँ। अर्चना पड़ोस की दुकान से दो कोन और खरीद लाती है। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के हाथों पर सुंदर सुंदर मेहंदी के डिजाइन बनाती हैं। अगले दिन दोनों मिलकर करवा चौथ का व्रत करती हैं और पूजा करती हैं। रेखा ने वही लहंगा पहना था जो अर्चना ने उसे उपहार में दिया था। सब मेहंदी प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, पर सबने मेहंदी बाजार से ही लगवाई थी। सिर्फ रेखा और अर्चना ही थी जिन्होंने घर पर अपने हाथों से मेहंदी लगाई थी, इसलिए उन दोनों को ही प्रतियोगिता जीतने का अवसर मिलता है। इसके बाद वो खुशी खुशी घर आती हैं और अर्चना रसोई में सबके लिए खाना लेने चली जाती है। तभी रेखा की सास उससे कहती है, रेखा बहू, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी देवरानी अर्चना को समझा और उसके प्रति जितनी भी तुम्हारे मन में कड़वाहट थी वो तुमने खत्म कर दी। जीती रहो। तुम दोनों देवरानी जेठानी हमेशा ऐसे ही मिलकर सारे त्योहार मनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। उसके बाद दोनों बहुएं रेखा और अर्चना अपनी सास के पैर छूती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। राहुल और शीतल 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। राहुल एक अमीर खानदान का लड़का था, जबकि शीतल एक साधारण परिवार की लड़की थी। शीतल राहुल से प्यार करने लगी। राहुल, तुम जानते हो मैं ज्यादा पैसे वाले घर की लड़की नहीं हूँ। तुम्हारे पापा मम्मी आगे चलकर शादी के लिए मान जाएंगे ना? शीतल, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम निकाल कर यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए आता हूँ और तुम फिर शादी की बातें लेकर शुरू हो जाती हो। अरे यार, मैंने तुम्हें कहा ना कि अभी हम एंजॉय करते हैं। अभी तो हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उसके बाद पता नहीं कब जाकर ये शादी वादी के बारे में हम सोचेंगे। अभी तो इस पल को एंजॉय करो यार मेरी जान, शादी की बात बाद में करेंगे ना। अच्छा, अब सब बातें छोड़ो, जल्दी से मुझे मेरे गाल पर एक किस करो। राहुल, तुम लड़के हो और मैं लड़की हूँ, मुझे घर में भी जवाब देना होता है। पापा बोल रहे थे कि 12th की पढ़ाई अच्छे से कर लूं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे। अगर मैं यहाँ टाइम स्पेंड करती रहूंगी तो पढ़ाई कब करूंगी? अरे क्यों टेंशन ले रही हो यार? अच्छा, थोड़ी देर बैठते हैं ना, फिर चलते हैं। इसी तरह राहुल और शीतल आपस में समय बिता रहे थे। शीतल के पड़ोस में रहने वाला अमर भी शीतल की ही क्लास में पढ़ता था। वो शीतल को कई बार समझाता था कि वो राहुल से ज्यादा दोस्ती ना रखे, पर शीतल उसकी बात को नहीं मानती थी। शीतल, तुम जानती नहीं हो, राहुल अच्छा लड़का नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है। वो तुम्हें प्यार व्यार कुछ नहीं करता। तुम मेरी बात को समझो, राहुल का साथ छोड़ दो। देखो अमर, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करो। मैं जानती हूँ कि राहुल मुझे बहुत प्यार करता है और वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे पहले ही कह दिया है कि वो आगे आने वाले टाइम में मेरे से शादी जरूर करेगा। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कल यानी कि करवा चौथ पर अपने होने वाले पति राहुल के लिए व्रत भी रखने वाली हूँ, समझे? और हाँ, ध्यान रहे इस बारे में स्कूल में किसी को भी पता न चले। अगले दिन शीतल अपने घर वालों और स्कूल वालों से चोरी छुपे सारा दिन भूखी प्यासी रहकर करवा चौथ का व्रत रखती है। स्कूल में वो पेट दर्द का बहाना बनाकर अपना लंच अपनी सहेली को दे देती है और फिर जाकर राहुल से कहती है, राहुल, मैंने आज तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने हाथों से पानी पिलाकर मेरा व्रत खोलो।
ओफो, ये लड़कियां भी ना न जाने कौन कौन से ड्रामे करती हैं। ओ डार्लिंग शीतल, तुम सुबह से मेरे लिए भूखी प्यासी हो। डोंट वरी, मैं शाम को तुम्हें पानी पिलाने जरूर आऊंगा। शाम को राहुल शीतल के घर के पीछे आता है, जहां वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। शीतल भी बहाना बनाकर घर से बाहर आती है और फिर वो अपने नेट के दुपट्टे से पहले चांद को और फिर राहुल को देखती है। फिर राहुल उसे अपने हाथ से पानी पिलाता है, साथ ही चॉकलेट खिलाता है। अच्छा, अब व्रत खुल गया हो तो अब जल्दी से मुझे पति वाला धर्म भी निभाने दो। क्या मतलब? अरे बाबा, किस तो करने दो। ये कहकर राहुल शीतल को किस करता है और फिर वहां से चला जाता है। शीतल और राहुल की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। उनके एग्जाम नजदीक थे, पर शीतल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही थी। राहुल उसे आए दिन कहीं न कहीं घुमाने ले जाता था। इससे शीतल की पढ़ाई पर बहुत असर हो रहा था। एक दिन, शीतल, तुम क्लास में टॉप करने वाली लड़की हो और तुम्हारे टेस्ट में इतने कम मार्क्स आए हैं। आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शीतल, अब तुम्हारे फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए। सॉरी मैम, मैं ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसी गलती ना हो। मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। शीतल उस दिन तो अपनी टीचर को ये कहकर बच गई, पर शाम के समय राहुल ने फिर से उसे घूमने चलने के लिए कहा। क्या यार शीतल, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा प्लान किया है और तुम एकदम से मना कर रही हो। मेरा मूड खराब हो जाएगा। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। आज तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। एक काम करता हूँ, मैं प्रिंसी को ले जाता हूँ। प्रिंसी बहुत दिनों से मुझे कहीं घुमाने के लिए कह रही है। एक सेकेंड, कोई प्रिंसी तुम्हारे साथ घूमने नहीं जाएगी। तुम्हारी बाइक पर बैठने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। तुम रुको, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। अरे शीतल, एक्स्ट्रा क्लास का टाइम हो रहा है, तुम कहाँ जा रही हो? अमर प्लीज, आज संभाल लो ना। तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। प्लीज मैम को मेरे लिए कोई बहाना कर देना। मैं राहुल के साथ घूमने जा रही हूँ। अगर मैं नहीं गई ना तो वो नाराज हो जाएगा। ओह अच्छा, ठीक है, जाओ। मैं संभाल लूंगा, पर टाइम से घर पहुंचना। शीतल राहुल के साथ घूमने चली जाती है। राहुल शीतल को एक होटल में ले जाता है। राहुल पर विश्वास करके वो अपने आप को राहुल को सौंप देती है। नादानी में राहुल और शीतल दोनों बहक जाते हैं, पर उस दिन के बाद राहुल का नेचर बदल जाता है। शीतल जब भी उससे बातें करने की कोशिश करती, राहुल उससे दूर होने की कोशिश करता। कुछ दिनों बाद शीतल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो माँ बनने वाली है। राहुल, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कब से तुमसे मिलने की कोशिश कर रही थी, पर तुम हो कि मुझसे बात ही नहीं करते हो। राहुल, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे लगता है हमें अपने अपने घर वालों को इस बारे में बता देना चाहिए ताकि हमारी शादी हो सके। कैसी बातें कर रही हो शीतल? मैं भी खुद बच्चा हूँ। मैं एक बच्चे का बोझ कैसे संभाल सकता हूँ? मेरी मानो तो ये बच्चा गिरा दो। अरे वो तो मजे मजे में हो गया। क्या करोगे इस बच्चे को रखकर? मेरे साथ चलो, मैं भी तुम्हारा अबॉर्शन करवा देता हूँ। राहुल की बात सुनकर शीतल उसे जोर से चांटा लगाती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए राहुल। मुझे तो लगा कि हमारे प्यार की निशानी को तुम दुनिया के सामने स्वीकार करोगे, पर नहीं, तुम तो कायर हो। अरे तू जैसी पता नहीं कितनी मेरे आगे पीछे घूमती है। तू खुद आई थी मेरे पास चलकर, मैं नहीं आया था। तू सिर्फ मेरे पैसे पे मरती थी, इसीलिए तू मेरे आगे पीछे घूमती थी। मुझे क्या पता था कि तू गोंद की तरह मेरे से चिपकने की कोशिश करेगी। एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरा अब तुझसे कोई वास्ता नहीं है। और हाँ, ज्यादा चू चपड़ की तो सबके सामने बदनाम कर दूंगा। अरे कैसे बताएगी? कोई सबूत है कि ये बच्चा मेरा है? राहुल शीतल के मुंह पर उसकी बुरी वाली बेइज्जती करके चला जाता है। शीतल बहुत रोती है। उन दोनों की ये सारी बातें अमर सुन लेता है और वो शीतल के पास जाता है। अमर, तुमने ठीक कहा था। राहुल अच्छा लड़का नहीं है। उसने मुझे बस शीतल, मैं सारी बातें सुन चुका हूँ। मैं चाहूं तो अभी राहुल को सबक सिखा सकता हूँ, पर मुझे तुम्हारी चिंता है। मुझे तुम्हारी इज्जत की परवाह है। मैं जानता हूँ राहुल कितना गिर सकता है। तुम घबराओ नहीं शीतल, मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। हम कल ही स्कूल में शादी करेंगे। पर अमर, तुम तो सब कुछ जानते हो, फिर भी मेरे लिए। शीतल, मैंने तुम्हें हमेशा से ही सच्चा प्यार किया है। मैं तुम पर और इस बच्चे पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अगले दिन अमर और शीतल अपने कुछ दोस्तों के सामने स्कूल के कमरे में एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं और अमर शीतल की मांग में सिंदूर भर देता है। शीतल की आंखों में आंसू थे। वो अमर से गले लगकर बहुत रोती है। मुझे माफ कर दो अमर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने जो आज मेरे लिए किया है वो कोई भी नहीं करता। उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे पास है। थैंक यू अमर, थैंक यू सो मच। चुप हो जाओ शीतल। देखो, अब तुम्हारी सारी परेशानियां मेरी परेशानियां हैं। तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख मुझे दे दो।
मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूँ। अमर और शीतल अभी बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी टीचर वहां जाती है और वो गुस्से में अमर और शीतल को प्रिंसिपल के ऑफिस लेकर जाती है। वहीं शीतल के पापा को बुलाया जाता है। शीतल को अपने पापा के साथ घर भेज दिया जाता है। वहीं शीतल के पापा ने अमर को बुलाया और उसे जोरदार चांटा लगाया। देखा कल्याणी, तुम्हारी बेटी स्कूल में ये गुल खिलाती है, इस लड़के के साथ शादी की है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनिए, मारिए मत, अब ये आपकी बेटी का पति है। पापा, अमर को मत मारो, अमर की इसमें कोई गलती नहीं है, मैं आपको सब सच बताती हूँ, प्लीज पापा अमर को मत मारो। शीतल अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताती है कि सारी गलती उसी की थी। अमर ने अपनी दोस्त का साथ देकर उसकी इज्जत बदनाम होने से बचाई है, उसके होने वाले बच्चे को अपना नाम दिया है। शीतल के पिता अमर को गले से लगा लेते हैं। अमर बेटा, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, उस राहुल को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी राहुल के पिता उसे लेकर वहां आ जाते हैं। शीतल, मैंने मम्मी पापा को सब सच बता दिया है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को स्वीकार करता हूँ। शीतल, मुझे माफ कर दो। तुमने आने में बहुत देर कर दी राहुल, अब मैं अमर की पत्नी हूँ और ये बच्चा भी अमर और मेरा है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जीती रहो बेटी, मैं जानता हूँ मेरे बेटे राहुल ने तुम्हें खोकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है, खुश रहो बेटी। राहुल वहां से शर्मिंदा होकर अपने पिता के साथ वापस लौट जाता है। अमर शीतल के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता है और वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। दोनों एक साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करते हैं। शीतल अपने बच्चे को भी संभालती है। कुछ सालों बाद अमर की अच्छी नौकरी लग जाती है और वो अपनी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालने लगता है। शीतल भी अपनी छोटी सी दुनिया में अपने पति और बच्चे के साथ बहुत खुश थी।